Hi, welcome you all to the third part of my lecture series on the first chapter of class 10th biology, that is life processes. The topic of this video is nutrition in plants, यानी कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये वीडियो अपने में एक कंप्लीट वीडियो होगा, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। हम हर उस पॉइंट को समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस और from the point of view of competitive examinations like NTSC, Olympiad, etc. So this is Anand. You are watching 23.5 degrees. Let's start. बचपन से फोटोसिंथेसिस की जो क्लासिकल डेफिनेशन हम पढ़ते आए हैं वो कहती है कि इट इज अ प्रोसेस जिसमें कि प्लांट वाटर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, वाटर लेते हैं सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, इन दो चीजों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बनता है एक मैजिकल मॉलिक्यूल। इस मैजिकल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लूकोज। ये मैजिकल इसलिए है क्योंकि प्लांट समेत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लगभग सभी इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। किसी भी सेल को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है जिसको कि वो सेल यूज कर लेता है। ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पर्पस क्या होता है? एनर्जी देना सेल को। एक बात और, हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स 7 तरह के होते हैं। हम फिलहाल न्यूट्रिएंट्स के केमिकल कंपोजिशन पे नहीं जाएंगे, उस चीज पर भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पर बात कर रहे होंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जानो कि ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इनफैक्ट ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सिंपल टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच केमिकल रिएक्शन करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज। क्या वो सिर्फ ग्लूकोज बना रहा है? नहीं, ग्लूकोज के साथ कुछ और भी चीजें बन रही है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ है जिसे हम O2 कहते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उनमें एयरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी लगातार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लगभग सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस प्रोसेस से पूरी होती है? इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट ग्लूकोज बनाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा भी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और ये वो ऑक्सीजन है जो कि बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी अभी भी जो तो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो, जब तुम एयर इनहेल करते हो तो उसमें ऑक्सीजन रिच एयर आ रहा है, तो जो ऑक्सीजन तुम अंदर ले रहे हो वो ऑक्सीजन किसी ना किसी प्लांट ने बनाया था। ठीक है, किसी ना किसी फोटो ऑटोट्रोफ ने बनाया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना। तो सोचो कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इस अर्थ से लगभग सभी लाइफ फॉर्म खत्म हो जाएंगे। तो क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है? ऐसा भी नहीं है। देखो, दो जो सबसे बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए होती ही है, वो है फूड और दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस दे रहा है, लेकिन फूड भी, हर वो फूड जो दुनिया में कहीं भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है वो कभी ना कभी किसी ना किसी प्लांट ने ही बनाया था। देखो होता क्या है, प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनाते, बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी इसी प्रोसेस के दौरान बनते हैं। याद रखना, बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ही बनते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। ठीक है, ऑफ कोर्स इन न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्लांट के अंदर इंटर करते हैं थ्रू द सॉइल। जब प्लांट क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, तो वाटर के साथ ही ये मिनरल्स भी, जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एटसेट्रा, ये मिनरल्स भी क्या होते हैं, पानी में घुल करके प्लांट में एंटर करते हैं। ये मिनरल्स भी यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू सिंथेसाइज दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पिगमेंट्स एटसेट्रा। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट बना रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उन न्यूट्रिएंट्स का वो यूज क्या कर रहा है?
एनर्जी के लिए। और किस चीज में यूज कर रहा है? अपने सेल्स को बिल्डअप करने के लिए, अपने सेल्स में होने वाले मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क को करने के लिए। प्लांट में फ्लावर बनेगा, प्लांट में फ्रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, रूट्स बनेंगे, प्लांट में अलग अलग तरीके से ग्रोथ होगा। तो इन सारी चीजों में प्लांट यूज करेगा इन न्यूट्रिएंट्स को जिन्हें इसने बनाया है। कब? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। चलो अब मैं मान लेता हूं एक हर्बीवोर एनिमल है। हर्बीवोर एनिमल इस प्लांट को खाएगा, तो वो क्या खा रहा है? वो उन चीजों को खा रहा है जो कि इस प्लांट ने बनाया था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये न्यूट्रिएंट इस हर्बीवोर की बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हर्बीवोर क्या है? एक हेटेरोट्रोफ है। ये खुद से तो अपने लिए न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करेगा नहीं, ये बाहर से फूड पे डिपेंडेंट है। इसका फूड क्या है? प्लांट है। तो प्लांट ने जो न्यूट्रिएंट्स बनाया था उस पर डिपेंडेंट है ये हर्बीवोर, क्योंकि ये खुद से न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकता। ये न्यूट्रिएंट्स फूड के थ्रू इस हर्बीवोर में ट्रांसफर होंगे। ये हर्बीवोर इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा फॉर वेरियस पर्पसेस। अब इसे खाएगा कोई ओमनिवोर या कोई कार्निवोर, राइट? जैसे टाइगर या फिर ओमनिवोर का एग्जांपल आपका ह्यूमन ले लो, बेस्ट एग्जांपल। कार्निवोर यानी मांस खाने वाले कोई भी, टाइगर, लायन, जो भी है, ठीक है? तो ये एनिमल्स क्या करेंगे? इसे खाएंगे। यानी कि अब ये न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट से ट्रांसफर हुए थे इस हर्बीवोर में, अब वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होंगे इन कार्निवोर्स में और ओमनिवोर्स में, राइट? तो हर वो फूड जो कि कंज्यूम किया जा रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो कहां से आ रहा है? वो फूड कभी ना कभी किसी ना किसी प्लांट ने ही बनाया था। इस बात को समझो। ऑफ कोर्स प्लांट के अलावा भी कुछ गिने चुने ऑर्गेनिजम्स है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कई तरह के फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक ना? तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो भी अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद से सिंथेसाइज करते हैं। फिलहाल हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। Now, one thing I want all of you to understand is that photosynthesis is an extremely complex process and there are so many things related to this process which are still a subject of research. कई सारी चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस से एसोसिएटेड है और अभी भी एक सब्जेक्ट है स्टडी का, हम उनके बारे में कंप्लीटली नहीं जान पाए। तो अगर तुम इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझ रहे हो, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की स्टडी कर रहे हो, तो इस स्टडी से पहले ढेर सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हारे पास इन हैंड नॉलेज होना काफी जरूरी है। लाइक पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वो रेडिएशन जो सन से तुम तक पहुंच रहा है, उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। लीफ के स्ट्रक्चर को समझना तुम्हारे लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो मेनली लीव्स में ही होता है, ठीक है? तुम्हारे लिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझना काफी जरूरी हो जाता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें जानना काफी जरूरी है। तो पहले हम इन चीजों को देखेंगे। पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है? ब्लू कलर मींस ब्लू पिगमेंट, येलो कलर मींस येलो पिगमेंट, ग्रीन कलर मींस ये ग्रीन पिगमेंट। तो सर इसमें क्या न्यू है? देखो, तुम्हें ये समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक खास कलर का क्यों दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई चीज व्हाइट होती है, कोई चीज ब्लू होती है, कोई चीज ग्रीन होती है, कोई चीज वायलेट होती है, कोई और चीज ऑरेंज होती है, कोई रेड होती है? ऐसा क्यों होता है? और इस चीज को जानने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना होगा, ठीक है? यानी सन से हम तक क्या पहुंच रहा है इसके बारे में स्टडी करनी होगी। देखो, सोलर रेडिएशन हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रही है, ओके? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी एक सिंगल वेवलेंथ पर नहीं आ रही है, इसमें ढेर सारे वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, ओके? ये दोनों एक्चुअल में इक्वल ही होगा, ठीक है? नॉर्मली हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, खैर ये जानना जरूरी नहीं है। अब मान लो तुम्हारे पास 1000 लोग हैं और तुम इन लोगों को उनके हाइट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो। यानी कि सबसे अधिक हाइट वाले लोग एक कैटेगरी में, उनसे कम हाइट वाले लोग दूसरी कैटेगरी में, उनसे और थोड़े कम हाइट वाले लोग तीसरी कैटेगरी में। उसी तरह से सन से जो रेडिएशन हम तक पहुंच रहा है उसमें ढेर सारे वेवलेंथ है। जिस भी वेव का वेवलेंथ 30 मिलीमीटर से अधिक होता है, देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है। यहाँ पर देखो वेवलेंथ ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यानी वेवलेंथ लगातार घटता चला जा रहा है, क्लियर? तो हम घटते हुए वेवलेंथ के हिसाब से सोलर रेडिएशन को बांट रहे हैं।
सबसे अधिक वेवलेंथ वाली रेडिएशन को, यानी जो वेवलेंथ है वो मोर देन 30 मिलीमीटर है, उन्हें हम रेडियो वेव्स कहते हैं। अगर वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर के बीच है तो उन्हें हम माइक्रोवेव कहते हैं। सिमिलरली आगे हम ढेर सारी कैटेगरी है, आप देख सकते हो। क्लियर? हमें ना रेडियो वेव से मतलब है, ना माइक्रोवेव से, ना इंफ्रारेड से, ना अल्ट्रावायलेट से, ना एक्सरे से, ना गामा रे से। तो हमें मतलब क्या है, किन से है? हमें मतलब है इस पतली स्ट्रिप्स में आने वाले वेव्स से। इन पतली स्ट्रिप्स में आने वाली वेव्स वो वेव्स है जिनका वेव लेंथ लाई करता है बिटवीन 700 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर। याद रखना, हम जैसे जैसे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच जो वेव्स आती है उन्हें हम कहते हैं विजिबल लाइट, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ह्यूमन आई इसी रेंज में आने वाली लाइट को परसीव कर सकती है। हमें सिर्फ इसी रेंज में आने वाली वेव्स, लाइट वेव्स दिखाई देती है। ठीक है, चलो अब अगर तुमने मेरी फिजिक्स की वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि अलग अलग वेवलेंथ हमारी आंख डिस्टिंग्विश करती है एज डिफरेंट कलर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस कलर का दिखाई देगा ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट किस कलर की लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो व्हाइट लाइट आ रही है और एक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और ये इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट व्हाइट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे तुम्हारी आंख है, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखेगा ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट जिस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो किस कलर की है। ठीक है, वो किस वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करती है। क्लियर? व्हाइट लाइट में तो सातों कलर है, लेकिन मान लो कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सभी कलर्स को अब्सॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि तुम्हारी आंखों तक कौन सी कलर पहुंच रही है? रेड। यानी कि तुम्हें ये ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देगा? रेड कलर का। चलो दूसरा केस लेते हैं। मान लो कि एक और ऑब्जेक्ट है जिस पर फिर से व्हाइट लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट पड़ रही है, तुम्हारी आंखें फिर से यहाँ पर है और इस ऑब्जेक्ट ने अब इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, जो कि तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। व्हाइट लाइट में सातों कलर है, लेकिन हो सकता है ये ऑब्जेक्ट क्या करे, ये ऑब्जेक्ट रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो और वायलेट, इन सभी कलर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उनको अब्सॉर्ब कर ले और सिर्फ ब्लू को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। यानी तुम तक जो लाइट आ रही है वो ब्लू आ रही है, बाकी सबको इसने अब्सॉर्ब कर लिया। व्हाइट लाइट में सातों कलर था, जब व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हुई तो सभी कलर अब्सॉर्ब हो गए एक्सेप्ट ब्लू, और ये ब्लू कलर फिर रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी आंखों तक पहुंचा तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट ब्लू दिखाई दिया। क्लियर? मान लो कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो क्या रीजन है कि वो व्हाइट दिखाई दे रहा है? मान लो ये फिर से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट है विच इज व्हाइट इन कलर, दैट मीन्स ये लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलकर के बनी है। ठीक है, ये लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलकर के बनी है। यहाँ पे तुम्हारी आंख है। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, व्हाइट लाइट आ रही थी, सनलाइट जो कि व्हाइट ही होती है, व्हाइट लाइट आ रही थी और इसने किसी भी कलर को अब्सॉर्ब नहीं किया। यानी व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर था वो इस पर इंसिडेंट हुई और वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, यानी वो सातों कलर फिर से रिफ्लेक्ट हो गए। यानी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और व्हाइट लाइट ही रिफ्लेक्ट हुआ, तो तुम्हारी आंखों तक व्हाइट लाइट पहुंची और ये ऑब्जेक्ट तुम्हें व्हाइट दिखाई दिया। सिमिलरली अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सभी कलर, अपने ऊपर पड़ने वाले सभी कलर्स को अब्सॉर्ब कर ले, तो तुम्हारी आंखों तक उस ऑब्जेक्ट से तो कोई कलर पहुंचेगा ही नहीं, कोई किसी भी वेवलेंथ की लाइट पहुंचेगी ही नहीं। इन दैट केस वो ऑब्जेक्ट तुम्हें ब्लैक दिखाई देगा। अब हम ये समझ चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी खास कलर का क्यों दिखाई देता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट पिगमेंट्स। पिगमेंट्स यानी कलर। व्हेन वी लुक अराउंड आवरसेल्फ, हम देखते हैं कि ढेर सारे प्लांट्स हैं, ढेर सारे ट्रीज हैं, उनमें ढेर सारे कलर्स हैं। कहीं हमें ग्रीन दिखाई देता है, कहीं हमें ऑरेंज दिखाई देता है, कहीं ब्लू, कहीं पर्पल, कहीं रेड, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हमें इतने सारे कलर्स दिखाई देते हैं? हाँ, एक बात और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि जो मेन कलर हमें दिखाई देता है, जो मेन कलर हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रीज में, वो है ग्रीन। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए ये जानो कि प्लांट्स में मेनली 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि किसी प्लांट को कलर देते हैं। सबसे पहले टाइप को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल कई अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो 2 मेन टाइप के क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, और इनके बारे में ही तुम्हें क्लास 10th में पढ़ना है।
इसके अलावा एक और कैटेगरी के पिगमेंट होते हैं प्लांट में जिन्हें हम कैरोटेनॉइड्स कहते हैं। ये भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो दो मेन टाइप के कैरोटेनॉइड्स है वो है ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स। क्लियर? अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए ब्लू और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल बी येलो और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैरोटेनॉइड्स जो कि कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, उनमें ज़ेंथोफिल की बात करें तो वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैरोटीन्स की बात करें तो वो ऑरेंज और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली एक और टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं प्लांट में, ठीक है, ये उतने अधिक नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी ये भी एक कैटेगरी है पिगमेंट्स की जो कि प्लांट में पाई जाती है। हम इन्हें एंथोसाइनिन्स कहते हैं और ये कई टाइप के हो सकते हैं। कुछ एंथोसाइनिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ एंथोसाइनिन्स ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ एंथोसाइनिन्स पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी मान लो कि तुम्हारे पास एक लीफ है, ये एक लीफ है। चलो, इस लीफ में मैं मान लेता हूं कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट काफी अधिक है, तो तुम्हें ये लीफ किस कलर का दिखाई देगा? ऑब्वियसली ये तुम्हें लगभग ग्रीन दिखाई देगा, राइट? ग्रीन दिखाई देगा। अब देखो, क्लोरोफिल ए ब्लू और ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे मेरा क्या मतलब है? ब्लू और ग्रीन यानी कि लगभग हम इतने वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पर जब व्हाइट लाइट पड़ती है जिसमें ये सातों कलर्स है, तो वो ये रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो और वायलेट को अब्सॉर्ब कर लेती है, सिर्फ ब्लू और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल ए ब्लू और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली क्लोरोफिल बी की भी बात करें तो वो येलो और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, येलो और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल पे जब लाइट रेज पड़ती है तो वो रेड, ऑरेंज, ब्लू और इंडिगो और वायलेट को तो अब्सॉर्ब कर लेंगे, रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ येलो और ग्रीन को, इसलिए वो येलो और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली अगर हम कैरोटेनॉइड्स की बात करें जिसमें ज़ेंथोफिल एक टाइप है, तो ये सिर्फ येलो कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सभी को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए ज़ेंथोफिल येलो कलर का दिखाई देता है। अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग पिगमेंट्स किस तरह से अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो, ये दोनों ही एक प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं वो किसी प्लांट को येलो कलर दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं। एंथोसाइनिन्स किसी प्लांट को रेड, ब्लू और पर्पल दे सकते हैं कलर। जनरल केसेस में जो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट होता है किसी प्लांट में वो है क्लोरोफिल ए, याद रखना। और क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी पिगमेंट भी कहते हैं, प्राइमरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं और क्लोरोफिल बी को हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, साथ ही कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स ये सभी एक्सेसरी पिगमेंट ही है। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। इसके पीछे एक रीजन है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जनरल केसेस में वो क्लोरोफिल ए है। ठीक है, फॉर दिस रीजन जो तुम्हें मोस्ट ऑब्वियस कलर दिखाई देगा किसी प्लांट में वो तुम्हें ग्रीन दिखाई देता है। ओके सर, नाउ वी गॉट इट कि अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या इनका बस इतना ही रोल होता है? बिल्कुल नहीं। बिना पिगमेंट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे? देखो, क्लोरोफिल ए जो कि मेनली ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है, क्लोरोफिल बी जो कि अगेन ग्रीन कलर का दिखाई देता है, कुछ येलोइश भी हो सकता है, कोई ये भी कुछ ब्लूइश हो सकता है, लेकिन जनरली ये ग्रीन कलर का ही दिखाई देता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी भी ग्रीन कलर का ही दिखाई देता है। तुम्हें ये समझना होगा कि जब मैं बोलता हूं कि क्लोरोफिल ए ब्लू और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो व्हाइट लाइट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे पड़ रही है वो उस व्हाइट लाइट के बाकी सभी पोर्शन को, यानी रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो और वायलेट, इन सभी पोर्शंस को अब्सॉर्ब कर ले रहा है। रिफ्लेक्ट किसे कर रहा है? सिर्फ उन वेवलेंथ को जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते हैं ग्रीन और ब्लू कलर को। और फॉर दिस रीजन ये रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंच रहे हैं और उसे वो प्लांट का वो खास पार्ट, वो पर्टिकुलर पार्ट ग्रीन या ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी आंखों तक जो लाइट रेज आ रही है वो या तो ग्रीन है या ब्लू है। वो
उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो या तो ग्रीन कलर को कॉरेस्पॉन्ड करती है या ब्लू कलर को कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो अगर क्लोरोफिल ए ने बाकी के वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया, यानी रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो एंड वायलेट को अब्सॉर्ब कर लिया, तो इसने क्या किया, याद रखना, हर वेव के पास कुछ एनर्जी होती है। क्लियर? हर वेव के पास कुछ एनर्जी होती है। और अगर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो और वायलेट को अब्सॉर्ब किया, यानी उसने इतनी वेवलेंथ, इस रेंज में आने वाली वेवलेंथ को, यानी इतना पूरा यहां से यहां तक और इतना पूरा यहां से यहां तक, इन सभी वेवलेंथ को क्या किया, इन सभी वेवलेंथ में जो एनर्जी थी उसे अब्सॉर्ब किया। सिमिलरली अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये येलो और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये येलो और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब इसने रेड, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऑरेंज और रेड, इन सभी कलर्स को अब्सॉर्ब किया। यानी इतने वेवलेंथ में अगर हम येलो और ग्रीन कलर वाले वेवलेंथ की लाइट को हटा दे तो बाकी सभी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी उस एनर्जी को क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, सिमिलरली कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल ने क्या किया, येलो कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ था, यानी इस वेवलेंथ को इसने रिफ्लेक्ट किया, यानी इस वेवलेंथ का इसने कोई यूज नहीं किया। ठीक है, हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ओके, सिमिलरली कैरोटीनॉइड्स की बात करें हम, अगर ज़ेंथोफिल की बात करें तो इसने येलो कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब्सॉर्ब किसे किया, रेड को, ऑरेंज को, ग्रीन को, ब्लू को, इंडिगो को और वायलेट को। यानी इन सभी कलर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी थी, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं वेवलेंथ की, इतने यहां से यहां तक के वेवलेंथ और यहां से यहां तक के वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी थी, उस सारी एनर्जी को ज़ेंथोफिल मॉलिक्यूल ने क्या किया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब ये पिगमेंट जब एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्यों अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इसी एनर्जी को ये आगे पास करेंगे, इसी एनर्जी का यूज करके आगे की रिएक्शंस होंगी जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिएक्शंस होगी, यानी लाइट रिएक्शंस होगी। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो ये इन्हीं पिगमेंट से मिलती है, क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल बी से, कैरोटीनॉइड से, एंथोसाइनिन से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इतने सारे पिगमेंट्स की जरूरत क्या पड़ती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स क्यों, एंथोसाइनिन्स तो ये तो वो, आखिर क्यों? सिर्फ क्लोरोफिल ए से एक प्लांट क्यों नहीं काम चला लेता, या सिर्फ क्लोरोफिल बी से क्यों नहीं, या सिर्फ कैरोटीनॉइड से क्यों नहीं? इस बात को समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक वेवलेंथ के पास कुछ एनर्जी है, हर एक वेवलेंथ के पास कुछ एनर्जी है। और जब लाइट एक प्लांट पर पड़ती है तो उसमें सभी वेवलेंथ है। हम विजिबल स्पेक्ट्रम पर ही अपना सारा डिस्कशन कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, तो विजिबल रेंज में उसमें सभी वेवलेंथ है, 400 से 700 नैनोमीटर तक। तो प्लांट तो चाहेगा कि वो हर एक वेवलेंथ में पड़ने वाली लाइट को अच्छे से अब्सॉर्ब करे, वो किसी भी वेवलेंथ को क्यों जाने देगा? ठीक है, और इसी काम को इंश्योर करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो पूरे के पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ने वाली लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए फॉर फोटोसिंथेसिस, एक प्लांट में ढेर सारे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेन होता है क्लोरोफिल ए जिसे हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं, और बाकी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और बाकी एंथोसाइनिन्स वगैरह जिन्हें हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स कहने का मतलब है कि ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए को हेल्प करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, देखो ग्राफ को अच्छे से स्टडी करो, मैं जानता हूं अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल किस किस वेवलेंथ में ठीक ठाक अब्सॉर्ब कर ले रहा है उसको देखो, तो ये यहां से यहां तक बहुत कम अब्सॉर्ब कर रहा है, यहां से ले करके यहां तक बहुत कम अब्सॉर्ब कर रहा है। तुम देख सकते हो ये जो क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्प्शन ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये जो है ये अब्सॉर्प्शन ग्राफ है क्लोरोफिल ए का, जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये तो सिर्फ इस वेवलेंथ के आसपास और इस वेवलेंथ के आसपास ही अब्सॉर्ब कर पा रहा है अच्छे से। बाकी वेवलेंथ का क्या, क्या बाकी वेवलेंथ में एनर्जी नहीं है? बिल्कुल है, तो उनको भी तो अच्छे से यूटिलाइज करना बनता है, उनकी एनर्जी को क्यों जाने दे? एक प्लांट थोड़ी चाहेगा कि बाकी वेवलेंथ वाली एनर्जी को वो जाने दे। तो यहाँ पे काम आता है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल बी इंश्योर करता है कि
अब देखो क्लोरोफिल बी इस वेवलेंथ के आसपास की एनर्जी को भी अच्छे से हार्वेस्ट कर ले रहा है, राइट, इस वेवलेंथ के आसपास की एनर्जी को। कैरोटेनॉइड्स देखो इस पूरे वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी को अच्छे से हार्वेस्ट कर ले रहा है, यानी इन सभी का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग है। ये चाहे हम क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल बी की बात करें, कैरोटेनॉइड्स की बात करें, ये सभी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को सब बहुत अधिक अब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि अगर अब ये तीनों मिल करके काम करें तो क्या होगा, ये सोचो। जिस वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उसे क्लोरोफिल बी कर ले रहा है, और जिनको ये दोनों अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे उन्हें कैरोटेनॉइड्स कर ले रहे हैं, राइट। समझ में आया? इसी रीजन से प्लांट के पास ढेर सारे पिगमेंट्स होते हैं। याद रखना पिगमेंट्स काफी स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पिगमेंट सभी वेवलेंथ में जो एनर्जी होती है सभी को वो अब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। पिगमेंट काफी वेवलेंथ स्पेसिफिक होते हैं। एक खास वेवलेंथ के आसपास तो वो अब्जॉर्ब करेंगे, बाकी वेवलेंथ को वो नहीं अब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा हम एंथोसाइनिन भी जानते होते हैं, जो कि अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एंथोसाइनिन एक और टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो कि रेड, ब्लू, पर्पल इन सभी कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतने सारे पिगमेंट्स है तभी तो एक प्लांट ये इंश्योर कर रहा है कि चाहे कलर ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, कुछ भी हो, रेड हो, पर्पल हो या कुछ और हो, ठीक है, हम हर वेवलेंथ में जो एनर्जी है उसको अच्छा खासा यूटिलाइज कर लेंगे। किसी भी वेवलेंथ को बिल्कुल पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर देंगे। रिमेंबर पिगमेंट्स को हम एंटीना भी कहते हैं, क्योंकि पिगमेंट्स ही वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। एक बार जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है तो इस एनर्जी को आगे पास कर दिया जाता है। किसे पास किया जाता है? फोटोसिंथेसिस में होने वाली रिएक्शंस को, क्योंकि उन रिएक्शंस को इस एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर लाइट एनर्जी को, सनलाइट में जो एनर्जी है उसे अब्जॉर्ब करने वाले ये पिगमेंट्स ही ना रहे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। मान लो तुम टीवी देख रहे हो और किसी ने तुम्हारे छत से एंटीना ही फेंक दिया, तो जितनी मर्जी चाहे तुम्हारे छत तक सिग्नल पहुंच रहा है लेकिन उस सिग्नल को कैच करने वाला ही कोई नहीं है, तो तुम टीवी नहीं देख पाओगे, ठीक है। सिमिलरली पिगमेंट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने का काम पिगमेंट्स का होता है। एक बार एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। कहाँ? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होने वाली लाइट रिएक्शंस को करने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे एग्जैक्टली कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, उन चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे, ओके। Remember, chlorophyll A is known as a primary pigment because of its importance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। पिगमेंट तो कई है, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटेनॉइड्स भी है, और भी ढेर सारे पिगमेंट है। ये सभी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर क्लोरोफिल ए के पास क्या स्पेशल है, समझो इस बात को। पहली बात, एक जनरल केस में, यानी हम एक टिपिकल प्लांट की बात कर रहे हैं, उसमें क्लोरोफिल ए बाकी पिगमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है। यही रीजन है कि हमें जनरली प्लांट्स और ट्रीज में ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है। मान लो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटेनॉइड्स है, ठीक है, अलग अलग पिगमेंट एक प्लांट में प्रेजेंट है। इन सभी ने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। अब अल्टीमेटली इस लाइट एनर्जी को पास करना है किसे? लाइट रिएक्शंस को फ्यूल करने के लिए। लाइट रिएक्शंस को फ्यूल करने के लिए क्लोरोफिल ए ने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की उसे वो डायरेक्टली लाइट रिएक्शंस को फ्यूल करने के लिए दे सकता है। लेकिन क्लोरोफिल बी और बाकी जो भी पिगमेंट है, यहाँ पे तुम्हें कैरोटेनॉइड्स नजर आ रहे हैं और भी ढेर सारे पिगमेंट होते हैं, वो एनर्जी को डायरेक्टली लाइट रिएक्शंस को नहीं कर दे सकते। ये क्या करते हैं? पहले ये अब्सॉर्ब्ड एनर्जी को क्लोरोफिल ए को देते हैं, पास करते हैं, ठीक है। पहले ये अब्सॉर्ब्ड एनर्जी को क्लोरोफिल ए को पास करते हैं और फिर इस एनर्जी को भी क्लोरोफिल ए ही आगे बढ़ा करके लाइट रिएक्शन को पास करता है। यानी लाइट एनर्जी को चाहे कोई भी पिगमेंट अब्सॉर्ब करे, पहले उस एनर्जी को वो पास करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, और फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इवेंचुअली उस एनर्जी को आगे पास कर देता है लाइट रिएक्शंस को फ्यूल करने के लिए। याद रखना क्लोरोफिल ए खुद भी लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे पिगमेंट्स के द्वारा लाइट एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है उसी को लेकर के फिर आगे बढ़ा रहा है, नहीं। क्लोरोफिल ए खुद भी लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और ये दूसरों से भी लेकर के आगे बढ़ा रहा है। आगे कहां बढ़ा रहा है? लाइट रिएक्शंस को फ्यूल करने के लिए आगे पास कर रहा है पूरी की पूरी एनर्जी को। यानी एक प्लांट में जितनी मर्जी चाहे पिगमेंट हो, कैरोटेनॉइड्स हो, क्लोरोफिल बी हो, और भी ढेर सारे पिगमेंट हो, अगर उसमें क्लोरोफिल ए नहीं है तो एनर्जी को आगे पास करने वाला कोई है ही नहीं,
ठीक है, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।